मरहबा मरहबा आमद रमजान है। मरहबा खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है। मरहबा तुझ पे सबके जाऊं रमजान तो अज़ीमो शान है। तुझ में नाज़िल हक़ तआला ने किया कुरआन है। रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। एफजीएन चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है रमज़ान और सेहत। आपकी सेहत मेरी सेहत, बल्कि हर उस शख्स की सेहत जो रमज़ान मुबारक में रोज़े रखता है और अपनी सेहत का ख्याल रखता है या ख्याल रखना चाहता है। ऐसे प्यारे प्यारे भाइयों के लिए और इस्लामी बहनों के लिए हमने लाया है प्रोग्राम रमज़ान और सेहत। इसके पहले भी एपिसोड्स में हमने डाइट सेहत को लेकर खूब सारी बातें की। इसका मकसद था आप तक रमज़ान मुबारक से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन, उस रूटीन को पहुँचाना जिससे आप रमज़ान शरीफ के रोज़े या दीगर इबादतें अच्छे अंदाज में अदा कर सकें। और ये तमाम चीज़ों को आप तक पहुंचाने में मेरी मदद कर रहे हैं प्यारे प्यारे मेहमान डॉक्टर तनवीर सर। मैं प्रोग्राम में आपको मरहबा वेलकम कहता हूं सर। माशाल्लाह। अब तक सर हमने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात की डाइट को लेकर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेंड हमने बनाया है रमज़ान मुबारक में लेट सोने का या सहरी तक जाग कर सहरी करके और नमाज फ़जर अदा करने के बाद सोने का, तो मेरा ऐसा जहन था क्यों ना स्लीप साइकिल को लेकर भी कुछ बात की जाए। क्या स्लीप साइकिल से या स्लीप साइकिल के डिस्टर्ब होने से या नींद के मुकम्मल ना होने से हमारी सेहत पर कोई फ़र्क पड़ता है, या नाजरीन भी इस चीज़ को फ़ील करते हैं कि रमज़ान में ज़्यादा सो रहे हैं, कम सो रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ? अगर इस पर आप मज़ीद कुछ वजाहतें फरमाएँ। जी इंशाल्लाह। तो जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई भी चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो बेजा नहीं बनाई। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो जिस तरह से दिन का वक्फ़ा बनाया गया है जागने के लिए, रात का वक्फ़ा बनाया गया है सोने के लिए, तो उसके पीछे भी बहुत सारी हिकमतें हैं जी। तो नींद जो है वो एक ज़रूरी मिकदार में लेना ये अपने सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सही। क्योंकि दिन भर जिस्म काम करता है, अलग अलग तरह की प्रोसेसेस चलती रहती हैं, तो उसमें जो चीज़ें, जो एनर्जी यूटिलाइज होती है, जो बदन का हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है, जो प्रोटीन्स यूज्ड अप हैं, जो मसल थक गया है या कुछ टूटा फूटा हल्का सा हो गया है, तो वो सारी चीज़ें रिपेयर करना ये जो है जिस्म तब करता है जब हम लोग सो रहे होते हैं, रात में होते हैं। माशाल्लाह। और उसी तरह से हमने शुरुआती एपिसोड में ऑटोफेजी की बात करी थी, तो वो ऑटोफेजी भी अपना काम कर रही होती है जब हम लोग सो रहे होते हैं। जी। तो सोने का वक्त वो है कि जब जिस्म अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है, नई सेल्स वगैरह अगर बनाने की ज़रूरत है तो बना रहा होता है, और जो पुराना कचरा बन गया है, डेब्रिस बन गया, उसको निकाल रहा होता है। वाह। तो इन सारी चीज़ों के लिए नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह। तो अब नींद कितनी हो, एक आम तौर पे, जैसे हमने आम तौर पे कैलोरीज काउंट किए, आम तौर पे डाइट डिस्कस किया, तो आम तौर पे नींद की मिकदार जो है वो 6 से 8 घंटे के बीच में है। 6 से 8 घंटा। उसी तरह से हर एक इंसान की जैसे ज़रूरत अलग है, तो नींद की ज़रूरत भी थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। ख़ास करके उम्र के हिसाब से नींद की ज़रूरत अलग अलग होती है। जितनी उम्र कम है, यानी जो इतना छोटा बच्चा है, उसकी नींद की ज़रूरत उतनी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे इंसान बुढ़ापे तक पहुंचता है तो उसको नींद वैसे ही नेचुरली भी थोड़ी कम आने लगती है। तो आम तौर से 6 से 8 घंटा जो है एक नौजवान या मिडिल एज के लिए नींद की मिकदार हम लोग कह सकते हैं। तो ये इतनी नींद है। तो ये कब होनी चाहिए? तो इसमें 2-3 अलग अलग तरह से लोग नींद लेते हैं। एक तो वो होती है कि जिसको मोनोफेजिक बोलते हैं, यानी सिर्फ एक रात में ही इंसान सोता है, 6 से 8 घंटा पूरा कर लेता है जी। एक नींद होती है बायफेजिक कि जिसमें रात का हिस्सा ज़्यादातर सोने में गुजरता है, लेकिन दिन के कुछ हिस्से में नींद ली जाती है, दोपहर में कुछ सोया जाता है, कैलुला किया जाता है जो जी। और एक होता है मल्टीफेजिक कि जिसमें रात का अहम हिस्सा सोने में जाता है, लेकिन दिन में एक से ज़्यादा औकात पे थोड़ा थोड़ा सोया जाता है। तो ये अलग अलग तरह से नींद ली जाती है। तो बेहतर नींद कौन सी है? जाहिर है कि जो हिस्सा
नींद के लिए बनाया गया है, यानी रात का हिस्सा है, जी। उसकी नींद बेहतर है। तो वो नींद अगर हम 6 से 8 घंटा पूरा कर सकें तो बहुत बेहतर है। बहुत अच्छी बात। तो रमज़ान के दौरान में ये कैसे किया जाए कि हम लोग इफ्तार कर लें, इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज़, मगरिब की नमाज़ के बाद कुछ लोग खाना खाते हैं, कुछ लोग जो है तरावी के बाद खाते हैं। अब वो तरावी के बाद सोने का वक्त रहता है, लेकिन नींद के मुतालिक 2-3 अहम चीज़ें ये भी हैं कि नींद से पहले यानी सोने से पहले एक 2 से ढाई घंटा पहले अगर आप खा लें तो एक हाजमे का जो पहला हिस्सा है वो हो चुका होता है, गुजर चुका होता है, तो इस वजह से नींद आपको ज़्यादा अच्छी आती है। माशाल्लाह। अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद सोने की कोशिश करेंगे तो अच्छी नींद नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी का जो कंसंट्रेशन है, ब्लड फ्लो है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसको खाना हजम अभी बॉडी एक्टिव ही है, बॉडी काम ही कर रही है, तो ये बॉडी रिपेयरिंग वाला काम नहीं करेगी, ये बॉडी तो डाइजेशन वाला काम करेगी। बिल्कुल। तो रिपेयरिंग वाला काम जो आपका होल्ड डाउन हो जाएगा। जी। यानी ये जो नींद वाला जो पार्ट था, जिस वक्त बॉडी ने जो है वो रिपेयरिंग वाला काम करना था, सेल्स ग्रोथ करने थे, या बॉडी यूँ समझे कि सर्विस सेंटर में जिस तरह से गाड़ी खड़ी होती है, इस तरह से नींद के वक्त हमारा जिस्म जो है वो सर्विस सेंटर में होता है, सर्विसिंग हो रही होती है इंटरनली। और उस वक्त अगर आप खाना खा के सो जाते हैं तो सर्विसिंग वाले टाइम पर डाइजेशन वाला काम हो रहा है, और वो डाइजेशन वाले काम होने की वजह से जो है ज़ाहिर है आपकी सर्विसिंग वाला काम जो है या रिपेयरिंग वाला काम है वो नहीं हो सकेगा। ये अब माशाल्लाह मैं आपकी बात से ले सका। तो बेहतर यह है कि नींद से 2.5 घंटा पहले खाना हो। तो इस तरह से अगर हम लोग शेड्यूल अपना बना सकें कि इफ्तार करें तो हल्का खाएं, खजूर, फिर पानी, फिर फ्रूट्स, फिर मगरिब की नमाज, उसके बाद खाना, फिर तरावी की नमाज और उसके बाद सोना, तो ये एक तरीका हो सकता है कि जिसके ज़रिए हम लोग अच्छी नींद ले सकते हैं। जी। कुछ लोग जो हैं जिनको कि रात में इबादत करनी है, उनके लिए ये शेड्यूल थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन आम तौर से ये शेड्यूल हम लोग कर सकते हैं। जी। दूसरा एक इसमें एक अहम हिस्सा है कि जिसको आजकल बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना रखा है, वो है एक स्क्रीन टाइम, कि जो स्क्रीन टाइम है मोबाइल पे कुछ चलाते रहें, कुछ देखते रहें, या टेलीविज़न पे कुछ देखते रहें, तो इससे दो चीज़ें होती हैं कि एक तो आपका नींद का वक्त कम हो जाता है, दूसरा ये है कि आपका जो स्क्रीन टाइम है वो उतनी देर तक आपके ब्रेन को एक्टिव रखता है, आपके दिमाग को एक्टिव रखता है, तो क्वालिटी स्लीप में भी प्रॉब्लम होता है। यानी तो दिमाग अगर मसरूफ रहा चीज़ों को देखने में, सोचने में, मेमोराइज करने में, या न्यू जो है ना थिंकिंग को जनरेट करने में, तो अब जब दिमाग ऑलरेडी यहाँ बिजी रहा तो ज़रा स्लीप टाइम में दिमाग भी एक अच्छे जो है वो समझे कि पावर सेविंग मोड में चला जाता होगा, या उसकी भी जो है वो जंक क्लियर होते होंगे, या उसकी भी सर्विसिंग होती होगी। जी, तो इस तरह से अगर हम लोग स्क्रीन टाइम को रखेंगे तो उससे दो चीज़ें रहती हैं कि एक तो दिमाग एक्टिवेट रहता है, बहुत सारे सेंसेस जो हैं वो एक्टिवेट रहते हैं, तो इससे नींद में ताखिर भी होती है, देरी भी होती है, तो उससे क्वांटिटी कम हो जाती है और सिमिलरली क्वालिटी भी हैम्पर होती है। तो स्क्रीन टाइम को जो है वो सोने से 1.5-2 घंटा पहले बंद कर दिया जाए, ये बहुत अच्छा एक तरीका है। और जल्दी नींद आने के लिए जो कुछ और तरीके हैं उसमें से एक है कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ सुने या पढ़ें, पढ़ने से ज़्यादा सुने, कि जो आपको थोड़ा सा काल्मिंग इफेक्ट रखे, शांत रखे, या थोड़ा सा आपको स्ट्रेस फ्री कर दे। मिसाल के तौर पे आपने एक नात शरीफ सुन ली या तिलावत कुरान पाक सुन ली कि जो काल्मिंग सूदिंग इफेक्ट लाए, तो उस तरह से नींद आपको जल्दी आ जाएगी माशाल्लाह। तो नींद के जो कुछ हिस्से भी हैं जो साइंटिफिकली हम लोग देखते हैं, उसको मोटा मोटी अगर हम लोग देखा जाए तो 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट और एक रैपिड आई मूवमेंट में। तो ये 2 हिस्से होते हैं, इसके ज़्यादा साइंटिफिक तज़किरे में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ये 2 हिस्से रात के 2 हिस्सों में बटे हुए होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से हिस्से में जाग रहे हो जिससे आपकी नींद कम हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर आप रात के शुरुआती हिस्से में जाग रहे हो, यानी 1 बजे सो रहे हो, 2 बजे सो रहे हो, 12 बजे सो रहे हो, तो आपके ब्रेन का अलग हिस्सा जो है उस पर असर हो रहा है, और अगर आप जल्दी उठ रहे हो तो अलग हिस्से पे इफेक्ट हो रहा है। तो चूंकि हम लोग सहरी में जल्दी उठने ही वाले हैं, तो कोशिश ये करें कि रात में जितना जल्दी हो सके तरावी के बाद उतना जल्दी सो जाना चाहिए। अब अगर इतना सोने के बाद में 6 से 8 घंटे जो है वो मुकम्मल ना हो, तो उसमें जो हिस्सा आपको ऐड करना है वो है दोपहर वाली स्लीप, जिसको कैलूला कहते हैं माशाल्लाह। और वैसे भी जो रात में इबादत करते हैं उनके लिए वो सुन्नत के मिज़दाक भी है और वो पसंदीदा भी है, और एक तरह से रिलीफ भी है वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिलीफ भी है, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं दोपहर के वक्त में। वो स्लीप आपको जो है ताजगी भी देगी, थका हुआ जो जिस्म रहता है, रोज़े की वजह से भी थका हुआ रहता है, तो थोड़ा सा रिपेयर भी हो जाएगा, मेंटली भी आपका जो है स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, और फिज़िकली भी आपका जो वर्कलोड है उसको थोड़ा सा आपको डिस्ट्रीब्यूट करने में इसमें मदद मिलेगी।
और कुछ साइंटिफिक किताबों में ऐसा भी आता है कि 1 आफ्टरनून नैप इज इक्वल टू 2 फ्रेश मॉर्निंग्स। अल्लाह। तो ये जो चीज़ है कि आपको जो ख़ास तौर पे जो लोग पढ़ाई करते हैं, जिनका जहनी तौर पे काम ज़्यादा है, तो उनके लिए कुछ किताबों में ये आता है कि अगर आप दोपहर का थोड़ा हिस्सा सो सकते हो तो वो आपको 2 फ्रेश मॉर्निंग के बराबर ताजगी देता है। सुभान। लेकिन ये भी है कि बहुत ज़्यादा नहीं सोना है और हर एक के लिए ये चीज़ नहीं है। जी। रमज़ान के वक्त चूंकि रात में नींद कम होती है, जी। दिन में भी रोज़े से हैं, तो उस वक्त तो ये सोना मुफीद है। अदरवाइज अगर आप रात में भी 8-9 घंटे सो जाओगे और दिन में भी सो जाओगे तो वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। उसको रखते भी क्या, वो दोपहर में तो सोना है, साहबा कराम भी सोया करते थे, फुला भी सोया करते थे, तो दोपहर में सो लेने में आफियत है, बरकत है। और भाईजान ऑलरेडी जो है वो 8 घंटा सोए थे, तो कहीं ना कहीं अपने आप को सुस्त करने वाली ही जो है बात हो जाती है। जी। तो अब साइंटिफिकली भी देखें और हमारे दीन इस्लाम ने भी हमको सिखाया कि चीज़ों में दरमियानी रवैया इख्तियार करें, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। तो अब कितना जो है वो सोया जाए, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। तो साइंटिफिकली जो साइकिल्स है ना, स्लीप साइकिल, रात में भी स्लीप साइकिल चलते हैं, तो वो स्लीप साइकिल साइंटिफिकली 90 मिनट्स का कहा जाता है। अच्छा। तो अगर मुमकिन हो तो 90 मिनट्स के स्लीप दोपहर में रमज़ान में आप ले सकते हैं। बिल्कुल। अगर 90 मिनट्स मुमकिन ना हो तो जो भी वक्त आपको मुहैया हो उसको एक पावर नैप कहते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन पे सो के तकिया वगैरह लेके ही आराम करें, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर एक कंफर्टेबल कुर्सी है तो पैर वगैरह थोड़ा आगे रख के, सर टेक के, कुछ 10-15 मिनट रिलैक्स फील कर लिया और जो इत्मीनान से टिका लगा के आराम कर लिया, भी आप पावर नैप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारी बात है कि मुझे जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मालूमात में इजाफा हुआ सोने के हवाले से। लेकिन ज़ाहिर है मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा हमें एक रूटीन मिल जाए कि हम जो है वो क्या करें, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनका रूटीन, क्योंकि पहले भी बात हुई कि वो लोग जो जिनको भूख नहीं लगती वो एक्सरसाइज करें, तो और या फिर वो पहले से जिम वगैरह कर रहे थे या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, नॉट इवन कि जिम ही जाते हो, एक्सरसाइज ही करने का जहन होता है, एक्सरसाइज करते हो आप, उनको नहीं सूझका पड़ रहा था कि रोज़े की हालत में एक्सरसाइज करूँ, अगर थक गया तो भूख लग जाएगी, अब सहरी से पहले कैसे कर लो, ये तो उठा ही बिल्कुल कट्टू काटूँ। ऐसे टाइम में हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, और वो हजरात जो वो नाजरीन जो एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे? जी ठीक है, तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि रूटीन क्या होना चाहिए। तो रूटीन में हम लोग उनकी बात करेंगे जैसे कि जो ऑफिस गोअर हैं, जिनका एक ड्यूटी का वक्त है जो फिक्स है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि 9 से 5 की ड्यूटी है या 10 से 6 की ड्यूटी है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। तो इनको जो है हमने सहरी तो डिस्कस कर ली, इफ्तार डिस्कस कर लिया, सहरी के बाद फजर की नमाज, फजर की नमाज के बाद अगर मुमकिन हो तो आप 1 या 2 घंटा आराम कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने काम पे जाएंगे। तो काम में आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपके काम का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करना है कि जिसको ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा कंसंट्रेशन लगता है उसको दिन के पहले हिस्से में रख लें। और जिसको बमुकाबिल इसके कम कंसंट्रेशन लगता है, कम एनर्जी लगती है, उसको दिन के बाद वाले हिस्से में रखें। वैसे भी काफ़ी सारे ऑफिसेस में लंच का वक्फा होता है और लंच हम लोग करने नहीं वाले हैं, तो उसको हम लोग जो हमारा पावर नैप है उस पावर नैप के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेहतर एक्टिविटी जो है इसको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, उसको शुरुआती जो रोज़े हैं उसमें थोड़ा सा आपको कम एक्टिविटी आप कर सकते हो, क्योंकि अचानक से आप कल तक के तो आप दिन भर में खा रहे थे, आज आपने रोज़ा रखना शुरू किया, 3 बार खा रहे थे, 4 बार खा रहे थे, कभी कभी 4 बार से ज़्यादा भी खा रहे थे। फूड कल्चर, तो वो जो ट्रांजिशन है तो उसको हेल्प करने के लिए पहले रोज़ों में थोड़ा एक्टिविटी थोड़ा कम कर लें और फिर उसको ग्रेजुअली जो है वो आप अपने रेगुलर लेवल तक ला सकते हैं। शुरू में आप कोशिश ये करें कि जितना पहले हिस्से में आप कम दौड़ भाग कर सकते हैं, जो ऑफिस गोअर्स और रेगुलर वर्कर्स के लिए कह रहा हूँ, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको दिन भर के लिए वो तंदुरुस्ती रहेगी। लेकिन अगर आपका काम ही हैवी है, किसी का मेहनत वाला काम है, मशक्क़त वाला है, मजदूरी वाला है, तो जाहिर सी बात है कि दोपहर बाद तो उसको होना मुश्किल होगा जी, और लोडेड काम होगा, कहीं कुछ लेना जाना होगा, अगर वो दिहाड़ी वाला होगा, कुछ वजन उठाने वाला होगा, तो उसके लिए और आजमाइश का सबब बन सकता है। तो उनके लिए ज़रूरी ये है या उनके लिए बेहतर ये है कि वो दिन के पहले हिस्से में और जितना जल्दी हो सके, मिसाल के तौर पे रोज़ अगर वो मेहनत वाला काम 10 बजे शुरू कर रहे थे, अगर पहले शुरू कर लें, 8 बजे कर लें, 7:30 बजे कर लें, ताकि बाहर का टेम्परेचर भी कम हो, माहौल भी ठंडा हो, तो आपको तकलीफ उसकी कम होगी। अगर हो सके तो ये मेहनत वाला काम 2 हिस्सों में बांट लें कि एक हिस्सा सुबह जल्दी कर लें, फिर 2-4 घंटे का वक्फा रख लें, फिर उसके बाद में दूसरा हिस्सा काम का बांट लें। क्योंकि अभी जो है वो रोज़े जो है वो ज़ाहिर गर्मियों में आ रहे हैं
और वक्त भी जो ऐसा होता है कि सुबह तक तो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही आधा दिन गुजरता है बिल्कुल चार्जिंग डाउन सी लगने लग जाती है। धूप ऐसे नॉर्मल डेज में ही बर्दाश्त नहीं हो रही, अब रोज़े की हालत में ऑटोमेटिकली जो है बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुकी है, बदन से बहुत ज़्यादा पसीना खारिज हो चुका है। तो अब ऐसा आदमी और यानी असर तक पहुँचे तक या 4-5 बजे तक तो बिल्कुल सुस्त सा जो है वो फील करने लग जाता है। तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छा रूटीन आपने दिया। जी मज़ीद। तो इस तरह से हम लोग शेड्यूल बना लें। जो ऑफिस गोअर्स हैं वो दिन के पहले हिस्से में ज़्यादा अपना कंसंट्रेशन वाला काम HR है या मैनेजर है तो वो पहले फाइल वर्क वाले सारी चीज़ें देख लें जिसमें दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जी, जी, जी। फिर जो पब्लिक कंट्रोलिंग वाला मामला है वो देख लें। फिर वो ज़ातियात और जो मनसूबाबंदी वाला काम है, पेपर वर्क वाला काम है जो उसको खुद प्रिपेयर करना है, वो आखिरी हिस्से में ले लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोडेड वाला काम पहले हो चुका, मैनेजमेंट वाला पहले काम हो चुका, फिर जो अब इन्हांसमेंट वाला काम है, चीज़ों को बढ़ाने वाला काम है, वो आखिर में कर ले। तो यूँ भी इंशाअल्लाह करीम उसका मैनेजमेंट और दीगर चीज़ों का या एनालिसिस वाला वो आखिर में रख ले, तो यूं भी उसके पूरे ऑफिस आवर्स भी पूरे हो जाएंगे और सारे काम जो है आसानी से डन हो सकते हैं। जी। फिजिकल एक्टिविटी में हमने देखा कि जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाला काम है उसको ठंडे वक्त में जब टेम्परेचर्स कम हो तब कर लें, बीच में एक वक्फा रखें और फिर उसके बाद में काम कर लें। सही। तो ये मेहनत कश लोगों के लिए भी हो गया और ये जो रूटीन वाला है उनके लिए भी हो गया। फिर अभी आपके अगले सवाल पे हम लोग आते हैं कि एक्सरसाइज जो करने के आदि हैं या बाकी 11 महीनों में जो करते हैं, ये बहुत ज़्यादा फील होता है कि एक रूटीन भी जो बना होता है ना वो रूटीन पूरा सफल हो जाता है। जैसे माशाल्लाह एक रूटीन तो आपने बहुत अच्छा बता दिया, लेकिन अब वो जिम करने वाले एक्सरसाइज करना, क्योंकि भर पेट करके तो वो जिम कर ही नहीं सकता या कोई वर्कआउट नहीं कर सकता। घर में भी अगर कोई यूँ वर्कआउट करता है तो क्या होना चाहिए? जी, तो वर्कआउट में ऐसा है कि जब हम लोग रमज़ान में वर्कआउट कर रहे हैं तो शुरुआती दिनों में कम से कम बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ जो हैं, जो इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज हैं या बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग है, तो उसको शुरुआती दिनों में ना किया जाए। शुरुआती दिनों में यानी पहले चंद रोज़े जो हैं वो वॉकिंग या जो ज़्यादा मसल यूज़ करने वाले एक्सरसाइज हैं, तो जैसे पुलअप हो गया, पुशअप हो गया, इस तरह के, तो ये यूज़ करें रादर देन कि एक सिंगल मसल का यूज़ करें। जैसे अगर कोई सिर्फ बाइसेप का एक्सरसाइज कर रहा है तो वो थक जाएगा और ऑलरेडी रोज़े में डिहाइड्रेशन भी है और भूख भी है। तो एक सिंगल मसल ग्रुप पे कंसंट्रेट करने के बजाय होल बॉडी एक्सरसाइज, वो भी इंटेंसिटी उसकी कम करें और ड्यूरेशन भी कम करें। जैसे पहले चंद रोज़े गुजरने लगेंगे वैसे धीरे धीरे आपको वो इंटेंसिटी की आदत पड़ जाएगी, उस हिसाब से करें। क्योंकि हमको मसल को ब्रेक डाउन नहीं करना है, मसल को या तो बिल्ड करें और अगर बिल्ड नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट जहाँ पर है उसी लेवल पे उसको मेंटेन, जो इनिशियल लेवल था एटलीस्ट उस लेवल पे रहे, उससे नीचे नहीं चले जाए। वरना ज़ाहिर है उससे पहले जो मेहनत की थी, जो बॉडी पंप अप की थी और खुद को फिट रखने की कोशिश की थी, उसमें कोई इस तरह का जो है वो कोई खलिश ना पैदा हो। तो दो वक्त हैं कि जो एक्सरसाइज करने के लिए मुनासिब हैं। एक वक्त वो होता है कि इफ्तार से फ़ौरन पहले, क्योंकि क्या होगा कि उस वक्त अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज करने में आपने जितना भी दम लगाया, आपको भूख लग गई, प्यास लग गई, तो वो सारा एक्सरसाइज करने के बाद में आपका फ़ौरन इफ्तार होने वाला है। तो एक तरह से जो जिम के लैंग्वेज में बोला जाता है आपका पोस्ट वर्कआउट मील, तो इफ्तार जो है वो आपका पोस्ट वर्कआउट मील हो जाएगा। सही। उसमें आप फ़ौरन से खजूर खाएंगे, पानी पिएंगे तो आपका हाइड्रेशन ठीक रहेगा, शुगर कंट्रोल ठीक रहेगा, फिर आप फ्रूट्स खाएंगे, तो इस तरह से वो आपका पोस्ट वर्कआउट मील हो जाएगा। क्योंकि थके हुए होंगे और हाजत भी महसूस हो रही तो अपनी हाजत के हिसाब से और अपने फ़ायदे की चीज़ खाएंगे, ना कि दिगर पेट भरने वाली चीज़ों पर जो है वो तवज्जो होंगी। तो ये पोस्ट वर्कआउट मील जो है ये माशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बेहतर माशाल्लाह। तो ये एक वक्त हो गया एक्सरसाइज करने का जो है इफ्तार से फ़ौरन पहले। जी। अब ये जिनको ना सूटेबल हो या जिनको फिजिकली उनको नहीं जम रहा हो उस वक्त थकावट की हालत में जिम करना या एक्सरसाइज करना, उनके लिए दूसरा वक्त है जो है रात में करें। रात में आपका इफ्तार हो चुका है या फिर रात का डिनर हो चुका है, उसके 1-2 घंटे बाद एक्सरसाइज करें। तो ये दूसरा वक्त है कि कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने के बाद खाना खाना पसंद होता है, कुछ लोगों को खाना खाने के बाद में एक्सरसाइज करना पसंद होता है। तो ये दोनों के लिए अलग अलग वक्त हैं। सुबह का जो वक्त है उसमें एक्सरसाइज करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर सुबह के वक्त में आप बहुत ज़्यादा थकावट कर लोगे, ज़्यादा जो अपनी एनर्जी है वो यूज़ कर लोगे, तो पूरे दिन में जो है वो हो सकता है कि आपको रोज़े में तकलीफ हो। तो इफ्तार से फ़ौरन पहले या फिर रात के वक्त में, ये 2 वक्त मुनासिब है। अच्छा, कोई ऐसा शख्स है जो ज़ाहिर है वो सुबह जल्दी उठने का आदी है और उस तरह से, और वो सोचता है मैंने तो घर में वर्कआउट करना है, तो एक लिटिल बिट वाला वर्कआउट, बॉडी स्ट्रेचिंग वाला वर्कआउट, प्लैंक कर लिया, स्क्वाट कर लिया, इस तरह से बॉडी को थोड़ा सा जो है ना वो मशक्क़त में डाला ताकि बॉडी की जो वो आदत है वर्कआउट की वो ख़त्म ना हो। और वर्कआउट करने के बाद अगर वो सहारी करें तो ये कैसा रहेगा और इस पर आप क्या फरमाते हैं? यूँ भी किया जा सकता है,
लेकिन इसमें सिर्फ इतना एहतियात रखना है कि खाना और एक्सरसाइज इसके बीच में कुछ वक्फा रहना चाहिए। अच्छा। कम से कम 40-45 मिनट का वक्फा रहे तो अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं कि कंपलसरी है कि 40 मिनट का गैप ही रहे, लेकिन वक्फा रहे तो अच्छी बात है। तो जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया कि हम लोग इफ्तार से कुछ देर पहले एक्सरसाइज करके इफ्तार को एक पोस्ट वर्कआउट मील की तरह ले सकते हैं, उस तरह से सहरी में भी लिया जा सकता है। सिर्फ वहाँ पे नींद वाला मामला आएगा कि नींद कम हो जाएगी, तो फिर वो नींद जो है वो दोपहर में या उस तरह से। माशाल्लाह, बहुत सही तवज्जो दिलाई आपने, क्योंकि नींद भी जो है, जो हमारी सेहत है उसका एक अहम हिस्सा है। कई बार नींद पूरी ना होने की वजह से चिड़चिड़ापन और जो है वो बदअखलाकी भी जो हो रही होती है, वो चाह नहीं रहा होता है करना, लेकिन चूंकि नींद पूरी नहीं होती है, एक उलझन सी हो रही होती है, सोने का भी मन कर रहा होता है, चाहकर सो भी नहीं सक रहा होता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। अगर मॉर्निंग में वर्कआउट करेंगे तो नाज़रीन हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें आपको भी फेस करनी पड़ जाए और यूं भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा भी जैसे माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने तवज्जो दिलाई कि सुबह तक तो आपने एनर्जी सेव करके रखी है, तो इफ्तार से कुछ पहले जो है आप वर्कआउट कर ले। उसमें वो वर्कआउट जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई एक पर्टिकुलर जो है वो बॉडी पार्ट के लिए वर्कआउट ना हो, सिर्फ बाइसेप्स नहीं करें, सिर्फ जो है वो लेग्स पर ध्यान नहीं दें, ये ऐसा कोई वर्कआउट हो जिसमें पूरी बॉडी जो है शामिल हो और पूरी बॉडी पर एक जो है वो मिला जुला जो इस पर जो है वो वज़न आता हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पंप अप हो और पूरे जिस्म को जो है वो ग़िज़ाइयत की, खाने की हाजत महसूस हो, ताकि आपका पोस्ट वर्कआउट यानी यूँ कह लें कि इफ्तार जब आप करें तो इंशाल्लाह इससे जो है वो आपको फ़ायदा मिले। और ये एक्सरसाइज या जिम गोइंग या जो ट्रेन करने वाले हैं उनके लिए, जो एक्सरसाइज जिम में जाके नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी रमज़ान में भी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। तो ऐसा ना करें कि चूंकि रोज़े रख रहे हैं तो फ़िज़िकल एक्टिविटी एकदम बंद कर ली। तो एक ज़रूरी मिकदार में फ़िज़िकल एक्टिविटी करना है जी। जब हम लोग तरावी की नमाज अदा करते हैं उसमें भी एक मिकदार में फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है जी, बॉडी मूवमेंट हो रहा होता है बहुत सारे। उसके अलावा जैसे सिंपल वॉकिंग है, समझो 25 मिनट 30 मिनट का सिंपल वॉकिंग है जी, या फिर जो एक्सरसाइजेस जैसे पुल अप पुशअप जैसे हैं जी, तो इस तरह का कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी रखें। क्योंकि जो हम लोग ने बात करी थी शुरू में ऑटोफेजी की, कि बॉडी रिपेयर की, कि बॉडी के अंदर के जो सेल्स हैं वो खुद ही बॉडी के अंदर का कचरा खा के ख़त्म कर रहे हैं, तो वो जिस तरह से भूख जो है वो ऑटोफेजी में हेल्प करती है, उसी तरह से एक्सरसाइज भी हेल्प करती है। तो बिल्कुल ही जो फिज़िकल एक्टिविटी बंद कर देना, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रोज़ा है तो दिन भर सोते रहें, एक्टिविटी ना करें, तो ये भी ना करें। कम से कम 20-25 मिनट का वॉक, तरावी की नमाज या जो भी सिंपल एक्टिविटी आप कर सकते हैं, हैवी नहीं कर पाए, वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, बट सिंपल फिजिकल एक्टिविटी रमजान के दौरान ऐसी कोई एक्टिविटी हो जिसमें पूरा बॉडी मूव कर रहा हो, बॉडी का मूवमेंट हो, पूरी बॉडी के पार्टिसिपेशन हो, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बॉडी जो है इसको फील कर रही हो और जिसकी वजह से फिर जिस्म जो है वो रिक्वायरमेंट करे। वरना अगर किसी एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन को लेकर जो है वो मेहनत की, तो हो सकता है कि फिर उसके ऊपर क्रैम्प आना और इस तरह के मामला भी जो है वो इन मानों में हो सकते हैं। जी, आपने क्रैम्प का जिक्र किया, तो क्रैम्प जो है रोज़े में 2 वजह से आ सकता है। एक तो एक्सरसाइज की आपने बताया, उसके अलावा 2 चीज़ें हैं। एक तो आप डिहाइड्रेट हो गए, अगर पानी कम पड़ रहा है, तो अगर क्रैम्प्स आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको पानी की कोशिश करनी है। दूसरा जो है वो मिनरल्स जो है, मिनरल्स उसमें भी खास करके सोडियम, कैल्शियम, ये मिनरल्स की वजह से। तो ये हो सकता है कि अगर क्रैम्प्स आ रहा है तो इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि कैल्शियम, सोडियम या इस तरह के और मिनरल्स की आपके यहाँ पे कमी हो चुकी है। तो अगर आपको उससे बचना है तो आपको कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स जो हैं वो भी सही मिकदार में रोज़े के दौरान लेने होते हैं। जनरली वो मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप कोई हैवी वर्कआउट कर रहे हो या ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हो तो ऐसे औकात में आपको उसको एडिशनली लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है नाजरीन, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, ख़ुद को भी मेंटेन रखना है। बिल्कुल रमज़ान में सेहतमंद भी रहना है, इबादत भी करना है, अपने जिस्म का भी ख्याल रखना है, अपनी नींद भी पूरी करना है, डाइट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। एक्सरसाइज करते हैं, रूटीन है तो उस रूटीन को भी फॉलो करना है। बस ये कि जो इस तरह के एक्सपर्ट हैं, इस तरह के जो जानने वाले हैं, इनसे तमाम चीज़ें मशवरा करके करनी है। अपनी तरफ से जो है वो इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करें जिसके बाद आपको आजमाइशें उठानी पड़े। आपका कोई फैमिली डॉक्टर होगा, फैमिली फिजिशियन होगा, या इस तरह का कोई बंदा होगा, ऐसा कोई जो है वो काउंसलर होगा जो आपको गाइड करता होगा या आपके जिस्म की हैयत को, आपके जिस्म की तबीयत को वो जानता होगा। तो जब आप उससे इस तरह की चीज़ों पर मशवरा करेंगे, गाइडेंस लेंगे, तो उम्मीद है आपका ये इंटरेक्शन आपके लिए फ़ायदा होगा। वरना तो हमारे इस पूरे एपिसोड का, बल्कि इससे पहले भी जो एपिसोड की हमने, इसमें जो भी हमने डिस्कस किया ये इन जनरली फ़ायदेमंद ही है। और अब जब इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह यकीनन अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको फ़ायदा महसूस होगा। आखिर में मैं बढ़ने लगा हूँ,
और मेरा जहन था कि जाहिर है चिड़चिड़ापन भी, मैंने कहा नींद पूरा ना होने की वजह से कभी कुछ और भी महसूस होता होगा, गुस्सा भी होता होगा, मिसबिहेवियर भी होता रहा होगा, कुछ ना कुछ इससे मेंटल हेल्थ भी पे भी कुछ ना कुछ असर पड़ता होगा। क्योंकि बात चल रही थी फिजिकल हेल्थ के लेके, हमने खाने पर बात की, नींद पर बात की, रूटीन पर बात की। मेरा ऐसा जहन था क्यों ना हम मेंटल हेल्थ को भी यहाँ पर थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें, वजाहत कर दें कि मेंटल हेल्थ पर इस पर क्या असर पड़ता है और मेंटल हेल्थ को हम किस तरह से रमज़ान मुबारक में मेंटेन रखें। जी बिल्कुल। जिस तरह आज के वक्त में फिजिकल बीमारियां बढ़ गई हैं, उसी तरह से मेंटल एलिमेंट्स, मेंटल इलनेसेस में भी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलती है। WHO का डेटा है कि जो 70% ऑफ प्री मैच्योर डेथ है, यानी वक्त से पहले, वक्त से मतलब ओल्ड एज से ना होते हुए जो दूसरे रीजन से कम उम्र में या जो नौजवानी की उम्र में जो इंतकाल हो रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं, या जो बहुत ज़्यादा उम्र दराज होकर डेथ ना होते हुए उससे पहले जो डेथ्स हुई हैं, अमूमन होता है ना, शौक होते हैं यार, उम्र थोड़ी थी, यानी एक जनरली जो आवाम कहते हैं, ज़ाहिर मौत की तो कोई उम्र नहीं है, लेकिन इंसान फील करता है 20 साल में, 22 साल में, 25 साल में, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो इसमें से 70% जो डेथ है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में। अल्लाह। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन से हैं? जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, और कैंसर हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, सांस की बीमारी हो गई। तो इनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मेंटल इलनेस का भी है। ब्लड प्रेशर को ऊपर नीचे करने में, डायबिटीज़ को ऊपर नीचे करने में, इसमें भी जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो स्ट्रेस फैक्टर है। हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि भाई उसने स्ट्रेस लिया, टेंशन लिया, इसके लिए बढ़ गया, स्ट्रेस लिया, इसके लिए उसको दौरा पड़ गया। इस तरह की चीज़ें भी हम लोग अक्सर आम लोगों में भी सुनते हैं। तो मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और रमज़ान के अंदर एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम लोग चूंकि भूखे रह रहे हैं, ऑटोफेजी हमारा काम कर रही है, तो ब्रेन के अंदर की भी जो चीज़ें हैं, जो खराब मटेरियल, जंक मटेरियल ब्रेन के अंदर भी जमा हो गया, तो एक तरह से उसकी सफाई होने में भी मदद होती है। दूसरी फ़ायदे की बात यह है कि इसमें हम लोग सब्र करते हैं, और सब्र करना ये बहुत सारे मेंटल एलिमेंट्स का जवाब या इलाज इसको आप बोल सकते हैं। यानी पानी मौजूद होता है, मुंह में पानी भी ले लिया लेकिन कुल्ली कर देता है, निगल नहीं सकता, मेरा रब मुझे जो है देख रहा है, माशाल्लाह सब्र कर रहा होता है। सब्र कर। तो आजकल हम लोग देख रहे होते हैं कि कुछ टेंडेंसीज हैं, जैसे कि वायलेंट टेंडेंसीज है, मार पिटाई कर लिया। एक बोला जाता है सुसाइडल टेंडेंसी है कि अब कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, अब सुसाइड ही कर देंगे। तो हम लोग रोज़े में सब्र सीख रहे हैं, तो जितना सब्र को हम लोग अपनाएंगे तो इन टेंडेंसी की तरफ जाने का जो ख़तरा है वो कम होता जाएगा। और फिर इसमें हम लोग जिक्र और इबादतें, इनकी भी जो मिकदार है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि बढ़ाते रहें। तो उस तरह से भी कि ये अपने आप में एक अलग रिलैक्सिंग है। जो इबादत है, इबादत तो है ही है, उसके साथ में अलग तरह से रिलैक्सेशन भी है, मेडिटेशन भी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है कि रमज़ान में अगर हम लोग इसको करते रहें, कि जैसे नींद का जो हमने डिस्कस किया कि नींद को हम लोग अच्छी मिकदार में जो डिस्कशन किया उस हिसाब से लें, हम लोग सब्र की अपना ये बना के रखें, हम लोग कोशिश करें कि ज़्यादातर मेडिटेशन जो है और जो इबादतें हैं उनकी तरफ हम लोग ध्यान देते रहें। और ये सारी चीज़ें अगर रूटीनली करेंगे तो मेंटल हेल्थ में भी इंशाल्लाह ऐसे भी इबादतें तो बढ़ी जाती है ना सर, कि एक बंदा है जो इशा की 17 रकातें नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन अब वो जो है वो 37 रकातें पढ़ रहा होता है, तरावीह भी पढ़ रहा होता है। इसके अलावा भी कुरान पाक की तिलावत का एक अच्छा जोश होता है। नाज़रीन में भी ऐसा आपने देखा होगा कि कभी आपने शायद मस्जिद में उस शख्स की ज़ियारत ना की हो, लेकिन रमज़ान मुबारक में पहली सफ़ जो है वो उनकी नहीं छूटी होती है, पहली सफ़ में होते हैं और हर नमाज के बाद कुछ ना कुछ तिलावतें कर रहे होते हैं। एक मेंटल पीस जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है जब बंदा जो है इस तरफ होता है, इबादतों की तरफ होता है, अल्लाह पाक के ज़िक्र की तरफ होता है, इबादतों में ख़ुद को मशगूल रखता है और इबादत को प्रायोरिटी दे रहा होता है। और उसके लिए इबादत इन दिनों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज होती है कि उसको पता है कि ये वो महीना है जिसमें छोटी छोटी नेकियां भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। इन मानों में कोई नेकी छोटी नहीं होती, लेकिन ये कि वो नेकी जो उसको लगता है कि किसी को एक खजूर खिला देना, 1 रुपया सदका कर देना, 2 रुपया सदका कर देना, कि अच्छा इसको फील भी कर रहे होते हैं, इफ्तार भी तकसीम कर रहे होते हैं, कोई पड़ोस में होता तो राशन किट भी दे रहे होते हैं। तो इस तरह से फिर आसपास एक देखने का माहौल होता है, घर में कोई अच्छी डिश बनती है तो 4 पड़ोसियों में भी देते हैं। जो पड़ोसी है उस पड़ोसी ने उस पर तारीफ़ कर दी कि खाना तो बड़ा शानदार बनाया, तो अब खुशी भी हो रही होती। तो यूँ तो रमज़ान मुबारक में बंदा काफ़ी ज़रिए से जो है मेंटली जो है वो हेल्दी हो रहा होता है। बस ये कि बंदा इस तरफ तवज्जो दे। चीज़ इसमें ऐड कर दूं
कि ये कहा जाता है कि साइकोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कोई नई आदत बनानी है, अच्छी आदत बनानी है, तो तकरीबन 21 दिनों तक अगर आप उसको करते रहेंगे जी। तो वो आपकी आदत बनती है। माशाल्लाह। तो रमज़ान में तो 29 या 30 दिन है आपके पास जी। अपनी आदत बनाने के लिए। जी। तो अगर कोई अच्छी आदत आपको अपने अंदर पैदा करनी है तो ये महीना उसके लिए बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छी तवज्जो दिला रहे हैं प्यारे डॉक्टर साहब, क्योंकि ज़ाहिर है एपिसोड का वक्त बिल्कुल मुकम्मल होने पे है। अच्छी आदतें, हेल्दी हैबिट्स जो हैं वो रमज़ान मुबारक के तवस्सुल से हमें आ सकती हैं। गुस्सा दूर हो सकता है, मुस्कुराने की आदत आ सकती है, सब्र की तौफीक मिल सकती है, दरगुजर का जो है वो हमें जज्बा मिल सकता है। किसके ज़रिए से? रमज़ान और अपनी सेहत पर तवज्जो देने के ज़रिए से। इसी तरह की प्यारी प्यारी बातें, इम्पॉर्टेंट बातें हमारे इस प्यारे प्यारे प्रोग्राम रमज़ान और सेहत में बताई भी जा रही हैं, सिखाई भी जा रही हैं। तो इसको ख़ुद भी देखें, दूसरों तक शेयर भी करें, और इस तरह की दीन दुनिया की बेहतरीन मालूमात और बेहतरीन जो है बातों के लिए आप FJN चैनल को देखते रहिए और दिखाते रहिए। आएंगे फिर एक नए एपिसोड में एक नई मालूमात और रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से बेहतरीन जो है वो एहसासात को लेकर। तो देखते रहिए FJN चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मरहबा मरहबा आमद रमजान है, मरहबा खिल उठे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है, मरहबा तुझ पे सबके जाऊं रमजान तो अज़ीमो शान है, तुझ में नाज़िल हक़ तआला ने किया कुरआन है। रमज़ान मरहबा, रमज़ान मरहबा।